हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। अभी जो हम लोग ये कोर्स लेके आए हैं ये डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। अभी जो न्यू सिलेबस आया है इसमें सेकेंड सेमेस्टर में ही ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दे दिया गया है। तो ये एक लेक्चर रहेगा, 5-6 लेक्चर रहेगा, उसमें कोशिश करेंगे कि पूरा ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर का ख़त्म करने का। ये ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको 5-6 लेक्चर में से ख़त्म नहीं हो सकता है, बट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ हम लोग शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जो वीडियो के बीच बीच में जैसे एक टॉपिक ख़त्म हुआ नोट्स आएगा, फिर उसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद नवंबर से थर्ड सेमेस्टर का पूरा एक बैच स्टार्ट होगा, जिसमें पूरा लेक्चर, आपका नोट्स और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक आपको पूरा बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको आगे ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर समझने के लिए आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले हम एक मैग्नेट ड्रॉ करेंगे। एक मैग्नेट ड्रॉ किया। इसमें दो पोल होता है, आप सभी को पता है, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में इंटर करते हैं। नॉर्थ पोल से ये सभी निकलेंगे और साउथ पोल में इंटर करेंगे। ठीक है, ये बेसिक है, ये तो सभी को पता है। फिर इसके प्रॉपर्टी भी होते हैं कि ये पैरेलल रहेंगे, ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जो ये एरिया है ना, जहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स निकले हैं, यही एरिया को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी एरिया को क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप अपना घर में ही एक मैग्नेट लीजिए, एक मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल नहीं, मान लीजिए साउथ पोल लीजिए, और एक आयरन पीस को लीजिए। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या करेगा? अपना एक एरिया बनाएगा, मैग्नेट का एरिया बनाएगा। जब आप ये मैग्नेट, जब ये आयरन पीस को आप मैग्नेट के इस एरिया के बाहर रखते हैं, तो ना इसको अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको आप इस फील्ड के अंदर लाते हैं तो एक फोर्स लगेगा और इसे ये क्या करेगा? अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो समझ गए कि ये क्या हो गया? ये जो एरिया बना वो मेरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बोल सकते हैं द एरिया अराउंड द मैग्नेट, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो ये जितना टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले एक मैग्नेट लाए, मैग्नेट था, वो जो एरिया, मैग्नेट के सामने जो एरिया पूरा जो बना, जितना टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, ये जो इतना टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ, जो एरिया में बना उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल दिए। और टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हुआ उसको हम लोग क्या बोल दिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है एमएमएफ। ये जितना चीज भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स भी बना हुआ है, मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूं। देखिए ये नोट्स बना हुआ है, जैसे कि जो मैं अभी पढ़ाया, द स्पेस इन विच मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेट एक्सप्रेस ए फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स, यही चीज बोल रहा है वो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये आपको पूरा टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएगा। तो पहले सबको समझ लेते हैं, फिर ये नोट्स में भी एक बार समझ लेंगे, ताकि आपको वो नोट्स याद करने लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहला बात है कि एमएमएफ क्या होता है। आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े होंगे ईएमएफ, तो ईएमएफ का ही एनालॉजी होता है एमएमएफ। एमएमएफ ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एमएमएफ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। एक बात जो हम बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएमएफ क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फ्लक्स को
प्रोड्यूस करने के लिए। एमएमएफ ही क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एमएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स 5 है और करंट 2 एम्पियर है, तो एमएमएफ कितना होगा, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं 5 इंटू 2 10 होगा। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर टर्न 80। करंट से आ गया एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न से आ गया टी। ठीक है, अब देखिए एक सर्किट में ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक एमएमएफ ड्रॉ किए। एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, एमएमएफ ड्रॉ किए। इसके कारण क्या हुआ, अभी हम बताएं कि एमएमएफ रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसके कारण फ्लक्स आ गया। सही बात है कि नहीं, एकदम सही बात है, फ्लक्स आ गया। अब देखिए कोई भी सर्किट में कोई काम सही से होता नहीं, जैसे एमएमएफ आया फ्लक्स आया, फ्लक्स को रोकने के लिए कोई चीज आएगा, तो यहाँ जो फ्लक्स को अपोज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस, जिसको एस से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे रिलक्टेंस। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े होंगे, वोल्टेज हुआ, वोल्टेज के कारण क्या आया, करंट आया। करंट को कौन रोक रहा था, रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ एमएमएफ के कारण आया आपका फ्लक्स, फ्लक्स को कौन रोकेगा, रिलक्टेंस। ये फ्लक्स को रिलक्टेंस रोकेगा। ठीक है, अब रिलक्टेंस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे रेजिस्टेंस का आप क्या जानते थे, लेंथ और एरिया का टर्म में आर इक्वल टू रो एल बाय ए, वैसे ही इसका भी है एस इक्वल टू 1 बाय म्यू एल बाय ए। अब म्यू क्या होता है, म्यू बहुत कोई पढ़े भी होंगे, बहुत कोई के लिए नया होता है। ये होता है परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी होता है कोई भी मटेरियल का एबिलिटी होता है कि कोई भी, जैसे कि मटेरियल, हम हाई परमेबल मटेरियल का बात कर रहे हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, ये सब का बोल रहे हैं हाई परमेबिलिटी, मतलब कि उसका एबिलिटी है कि कितना इजीली वो फ्लक्स को अपने अंदर से फ्लो करवा सकता है। हाई परमेबिलिटी मतलब उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्स फ्लो करेगा। इसको आपको हम नोट से समझाते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पासेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब अगर हाई परमेबल मटेरियल का बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत ही इजीली आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा उस मटेरियल से। लो परमेबिलिटी मतलब कि उससे बहुत कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा। जैसे आप कंडक्टिविटी का बात करते थे, कंडक्टिविटी माने हाई कंडक्टिविटी मतलब बहुत इजीली उसमें करंट फ्लो करेगा। हाई परमेबिलिटी का बात कर रहे हैं मतलब क्या, उसमें बहुत इजीली फ्लक्स फ्लो करेगा। एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये होता है म्यू बाय म्यू नोट। म्यू नोट जो है ये बताता है परमेबिलिटी ऑफ एयर, ये बताएगा आपका परमेबिलिटी ऑफ एयर, और ये आपका हो गया परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमेबिलिटी समझ गए, माने हाई परमेबिलिटी मतलब उसमें बहुत इजीली फ्लक्स फ्लो करेगा, लो परमेबिलिटी है फ्लक्स इजीली फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म्स आता है कि आपको रिलेशन बताना पड़ता है एमएमएफ, फ्लक्स और रिलक्टेंस का। यस, तो ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो आप लोग ये इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई वोल्टेज, सेम वैसे ही है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। ठीक है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एम एम एफ बाई
एस। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। F इक्वल टू MMF बाई एस। और MMF का भी हम फॉर्मूला क्या बताए थे, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। एस आ गया आपका, ये हो गया रिलक्टेंस, माने ये अपोज कर रहा है किसको, फ्लक्स को फॉलो करने के लिए। तो ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आगे रिलेशन अगर पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू MMF बाई रिलक्टेंस होता है। और मैग्नेटिक सर्किट क्या हो गया, मैग्नेटिक सर्किट आपका बेसिकली एक क्लोज पाथ है जिसमें आपका फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, अब जो अभी तक हम जो ये बताएं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम इसको नोट्स में भी आपको समझा देते हैं। जैसे कि इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम चीज लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स अब आपको बता दिए, एमएमएफ ये एनालॉजी ऑफ ईएमएफ होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, एमएमएफ हो गया। यही रिस्पॉन्सिबल है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका फॉर्मूला आपको बता दिए, एस इक्वल टू 1/μ/L/A। यहाँ पे थोड़ा रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे एस इक्वल टू 1/μ/L/A लिखिएगा। ठीक है, इसको एडिट कर देते हैं। ठीक है। एस इक्वल टू 1/μ/L/A। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बता दीजिए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर मैग्नेटिक परमेबिलिटी मोर इजली मैग्नेटिक फील्ड विल पास। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाई में है कोबाल्ट आयरन, लो में एयर वुड प्लास्टिक। ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स वही है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएफ। मैग्नेटिक सर्किट हो गया था क्लोज पाथ फ्लो बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 3-4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी फंडामेंटल्स। अब एसी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। एसी फंडामेंटल्स। अब एसी फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसी को हम लोग बोल देंगे इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, जो एसी करंट को फ्लो करने से रोक रहा है। इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो एसी करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, उसी को बोलेंगे इंडक्टिव रेजिस्टेंस। माने इसको आप बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। माने इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आया। ठीक है, समझ में आ गया। इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आया, मान लीजिए एक सर्किट है, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एसी सप्लाई दे दिए, तो ये भी तो आपका एसी सप्लाई को फॉलो होने से रोकेगा ना। तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस आया इस इंडक्टर के कारण, उसको हम लोग बोल दिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट किया जाता है एक्सेल से। एक्सेल इक्वल टू होता है आपका ओमेगा एल। ओमेगा हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सेल हो गया
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा आएगा। ओमेगा बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 2π/t, और आप लोग जानते हैं 2π/t होता है 1/t इक्वल टू होता है f। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π f 1/t, तो इसको f लिख सकते हैं 1, यहाँ पे मतलब आप ऐसा ही है ना, 2π इंटू 1/t, तो 1/t को आप क्या लिख सकते हैं f, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो अब इसी को हम इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2πf और इसका l। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखने का। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, बस अभी आप मोटा मोटी समझ लीजिए। अब क्या हुआ, एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं। अभी कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस आया, कैपेसिटर के कारण भी कुछ इसमें फ्लो होने में रुकावट आएगा एसी करंट को, तो कैपेसिटर के कारण जो रुकावट आया, जो रेजिस्टेंस आया, उसको बोलेंगे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सी से, इसको अब हम लोग डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एक्सी से। अब एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1/ωc। सी हो गया आपका कैपेसिटेंस, सी हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2πfc। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। तो समझ गए, इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आया इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, कैपेसिटर के कारण जो आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा। अब एक आता है इंपॉर्टेंट चीज, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, मान लीजिए एक सर्किट है, अब उसमें आपका रेजिस्टेंस भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, इंडक्टर भी आया। अब ये तीनों के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के कारण जो आपका एसी सर्किट, एसी सप्लाई को फॉलो होने से रोकता है, उसको बोलेंगे इम्पीडेंस। 2 या 2 से ज़्यादा, आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों के कारण जो मेरा एसी सप्लाई को फॉलो होने से रोकेगा, उसको बोलेंगे इम्पीडेंस, माने टोटल रेजिस्टेंस एक तरह से बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आता है Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आया इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इम्पीडेंस माने टोटल रेजिस्टेंस 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के कारण। अब एक आपका टॉपिक दिया हुआ है, क्या टॉपिक था आपका सिलेबस के अनुसार, हाँ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, अब देखिए, इसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस दिए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे V हो गया, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे I करंट फ्लो होगा, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम करंट ड्रॉ करते हैं, करंट ऐसा करके ऐसे हो गया, ठीक है, करंट हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज भी सेम ही पाथ फ्लो करेगा, ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे। अब देखिए इसमें मेन समझने का क्या है, ये आपका हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज। देखिए जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का बात करेंगे तो देखिए जब वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। 90 डिग्री पे देखिए, जब करंट मैक्सिमम पे है, जब आपका करंट मैक्सिमम पे है, उसी समय वोल्टेज भी मैक्सिमम पे है।
मतलब कि आपका ये जो करंट और वोल्टेज का ग्राफ है वो उसमें फेज डिफरेंस आपका जीरो है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। अब जब इसका हम डिटेल वीडियो बताएंगे तो फिर हम बताएंगे कि पावर फैक्टर क्यों इसका 1 होता है, क्यों कैपेसिटिव और रिएक्टिव सर्किट का हम लोग पावर फैक्टर 0 होता है। पावर फैक्टर बेसिकली है क्या उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पावर फैक्टर हम लोग को बताता है कि कितना इफेक्टिवली इनकमिंग पावर को हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम पावर फैक्टर बोलेंगे कि 0.8 पावर फैक्टर का रेंज है 0 to 1। अगर हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब है लोड आपका जो जनरेटेड पावर सप्लाई है उसका 80% यूज करेगा। जो लोड है मेरा वो जनरेटेड पावर का 80% यूज करेगा। 0.8 का मतलब माने पावर फैक्टर आपको बताता है कि कितना इफेक्टिवली कोई भी लोड जो पावर सप्लाई हमको भेजा जा रहा है उसको यूज करेगा। मान लीजिए पावर फैक्टर 1 है, मतलब कि 100% वो लोड जितना जनरेटेड पावर जो दिया जा रहा है उसको यूज करेगा। ठीक है, पावर फैक्टर का मोटा मोटी यही है। एक फॉर्मूला आप और भी याद कर सकते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है एक्चुअल पावर बाय टोटल होता है। टोटल पावर, एक्चुअल पावर माने इसको हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं, और टोटल पावर मतलब एपरेंट पावर का बात कर रहे हैं। अब देखिए एक्चुअल पावर, एपरेंट पावर ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बताया जा रहा है तो बस इसे मोटा मोटी समझ लीजिए कि कोस फाई क्या हुआ। आपको पावर फैक्टर मतलब आपको समझ में आ गया कि हम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कि लोड कितना जो सप्लाई वोल्टेज है उसको कितना इफेक्टिवली मतलब कि यूज कर रहा है। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक चीज और है कि करंट और वोल्टेज क्या होगा, सेम फेज में होगा। करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज। ठीक है, अब रेजिस्टिव सर्किट का बात हो गया। अब हम आपको प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बताते हैं। फॉर प्योर इंडक्टेंस, सबसे पहले एक इंडक्टर ड्रॉ करेंगे, एसी सप्लाई देंगे, करंट, ठीक है, एल। अब इसमें क्या होता है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होगा। अगर किसी को थोड़ा ये होगा कि स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, तो वो नोट्स में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, उसका कोई चिंता मत कीजिए। जो अभी हम बोल रहे हैं उसको बस समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। करंट होगा IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हम जैसे सब वोल्टेज ड्रॉ कर दिए, ये मेरा हो गया वोल्टेज। अब करंट इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए करंट कर रहा है लेग। करंट इंडक्टर में एक चीज याद रखिएगा, इंडक्टर में करंट लेग करता है, मतलब 90 डिग्री बाद से करंट का ग्राफ स्टार्ट होगा। देखिए ये 90 डिग्री लेग कर रहा है। जब वोल्टेज मैक्सिमम है, देखिए जब वोल्टेज मैक्सिमम है तभी आपका करंट क्या है, तभी आपका करंट क्या है, जीरो, करंट जीरो है। ठीक है, तो इसका पावर फैक्टर आपका होगा, पावर फैक्टर इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों सर्किट में पावर फैक्टर जीरो होगा। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करेगा, लेग करेगा बाय 90 डिग्री। इसमें देखिए करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। इसका जो भी नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक चीज और बता देते हैं, आप कैपेसिटर में क्या होगा, सेम रहेगा, बस
कैपेसिटर का मैं यहीं पे बता दे रहे हैं, क्योंकि ये क्विक रिवीजन टाइप से है तो उतना ज़्यादा बताने का समय नहीं है। ये वोल्टेज हो गया। करंट क्या होगा, यहाँ पे लीड कर जाएगा। जब आपका वोल्टेज 0 रहेगा तभी करंट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसी का उल्टा आप इसको याद रखिए, उसका उल्टा कैपेसिटर में कर दीजिए। पावर फैक्टर दोनों में 0 होगा, इसमें क्या करेगा, करंट लीड कर जाएगा, बस यही अंतर है। और इसका हम आपको पावर का भी समझा देते हैं। हाँ, यहां से देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल सेम फॉर्मूला है, ये समझा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको बता दिए। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस बता दिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अल्टरनेटिव करंट। प्योर रेजिस्टेंस बता दिए, ग्राफ कैसे होगा। पावर फैक्टर इसका क्या होता है वो बता दिए। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये छूटा हुआ था कि वेव फॉर्म क्या होगा पावर का। चलिए वेव फॉर्म पावर का ड्रॉ करके आपको बताते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, हाँ इसमें देखिए, इसमें अभी हम पावर का ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, नीचे ही बना देते हैं, पावर का बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका वोल्टेज बन गया, सेम में रहेगा करंट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। आप लोग जानते हैं जब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। तो पॉजिटिव वोल्टेज इंटू पॉजिटिव वोल्टेज, तो क्या पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, दोनों सेम फेज में है तो पावर ऐसे बन जाएगा। इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, इस तरह के पावर का ग्राफ बनेगा। पर अब देखिए इस सर्किट में क्या होगा, इसमें आप बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ड्रॉ, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो, हाँ यहाँ तक था, 11-12 पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडक्टिव सर्किट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कैपेसिटिव सर्किट के लिए। अब इसमें हम आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का बता देते हैं। यही डायग्राम यहीं पे समझा देते हैं, रुकिए एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे ये ब्लैक वाला जो आपका ग्राफ है, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये आपका है वोल्टेज का। रेड वाला देखिए करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। ये रेड वाला जो ग्राफ है ये आपका है करंट का। अब इसमें देखिए इधर पॉजिटिव मिल रहा है हमको वोल्टेज, नेगेटिव मिल रहा है करंट, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए 90 डिग्री तक आपका जो पावर है वो नेगेटिव मिला है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ब्लैक वाला 90 डिग्री के बाद देखिए यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए यहाँ तक। ये जो ब्लैक वाला है क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज देखिए पॉजिटिव मिला, ठीक है, वोल्टेज पॉजिटिव मिला। दोबारा यहाँ पे देखिए अब रेड वाला करंट है, तो करंट भी आपको पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपका हो गया पॉजिटिव। तो देखिए जो आपका ग्रीन वाला जो है पावर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये था आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। अब आपका जो यहाँ पे देखिएगा कैपेसिटिव सर्किट का भी सेम है, बस इसमें आपका क्या हो गया, करंट आपका लीड कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला लेक्चर कल आएगा। कल उसमें हम लोग बेसिक ट्रांसफार्मर का पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे और
जितना भी चीज़ पढ़ेंगे उसका नोट्स प्रॉपर रहेगा। इसके बाद हम बता रहे हैं कि नवंबर का हाफ से शायद थर्ड सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस रहेगा उसके बेसिस पे पढ़ाएंगे। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।